चलिए तो सभी लोग जुड़ जाइए एक बार फिर। हम अपनी नई सीरीज़ के साथ हैं और मैंने जैसा कि आज बोला था कि 200 प्लस क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो 200 का ये सेट है, आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं बिना रुके। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, पारसियों का भारत से प्रथम संपर्क इस्लामिक आक्रमणों के कारण ईरान से भागकर आने के क्रम में लगभग किस सदी में हुआ? तो कौन सी सदी में हुआ था? तो तीसरी से 10वीं सदी। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी से 10वीं सदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, पारसियों के पवित्र ग्रंथ में 17 पवित्र गीत और कितने पवित्र मंत्र हैं? ठीक है, 17 पवित्र गीत और पवित्र मंत्र हैं। ग्रंथ का नाम क्या है? तो सिंपल सी बात है, पारसियों का ग्रंथ पूछे तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? जैद अवेस्ता। बात क्लियर? कौन सा आंसर हो जाएगा? जैद अवेस्ता। ये पारसियों का। और पारसियों का अगर वो पूछता नवरोज, यानी कि नवरोज पारसियों का त्योहार है, तो नवरोज वहाँ का क्या है? नववर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्पीड से। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कब हुआ था? तो 563। आंसर क्या हो जाएगा? 563 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बुद्ध के पिता शाक्य राज के राजा थे और क्षत्रिय जाति के थे। इनका नाम क्या था? तो सबसे पहली बात कि अगर क्वेश्चन ये आए कि गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो किस वंश के थे या गौतम बुद्ध किस वंश के थे, तब आंसर होगा शाक्य। बात क्लियर है? लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो उनकी माता थी, कौन? महामाया। तो जो महामाया थी वो कौन से वंश की थी? तो वो कौन से वंश की थी? वो कोल्ह वंश की थी। बात क्लियर है? अगर महामाया की बात करता है तो वो कोल्ह वंश की थी, गौतम बुद्ध की मम्मी। और तुम्हारे बुद्ध के पिता कौन से वंश के थे? शाक्य वंश के थे। पिता का नाम पूछे तो शुद्धोधन। बात क्लियर है? क्या आंसर हो जाएगा? शुद्धोधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु पूर्णिमा को हुई, जो इस माह की पूर्णिमा थी। तो किस माह की पूर्णिमा थी? तो वो किस माह की पूर्णिमा थी? तो वो थी हमारी, चलिए तो वो थी हमारी वैशाख पूर्णिमा। वो कौन सी थी? तो वैशाख पूर्णिमा थी। बात क्लियर है? आगे की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और इनके घर एक पुत्र के जन्म लेने के बाद उन्होंने कब घर त्याग दिया था? सभी को पता है। कितने वर्ष में चले गए थे? 29 वर्ष की आयु पर चले गए थे। कितने वर्ष की आयु पर चले गए थे? तो 29 वर्ष की आयु पर घर त्याग दिया था इन्होंने। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? जन्म के जब ये गए थे, गृह त्याग के 6 वर्ष पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो 29 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। चलिए, नौटंकी लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो सभी को पता है भैया, नौटंकी कहाँ पे होता है? तो नौटंकी हमारा कहाँ का है? यूपी का है। ठीक है, नौटंकी कहाँ का है? यूपी का है। बिहू असम का है। बिहू हो गया, कली गोपाल हो गया, खेल गोपाल हो गया, नट पूजा हो गई, ये सब कहाँ के हैं? तो नट पूजा, छठ पूजा नहीं, नट पूजा बिहू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? असम का, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? हमारा आंध्र प्रदेश का है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। चलिए, आंध्र प्रदेश में और क्या क्या है? तो कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, और कृष्णा नदी को कौन सी नदी कहते हैं? हीरे खोजने वाली नदी कहते हैं। बात क्लियर है? चलिए, यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। बात क्लियर है? कर्नाटक में जनजातीय आंदोलन पूछता तो कौन सा हो जाता? किट्टूर हो जाता। कौन सा? किट्टूर हो जाता। चलिए, आंध्र प्रदेश में जनजातीय आंदोलन पूछ लेता मैं तो कौन सा हो जाता? आंध्र प्रदेश का हो जाता रंपा। कौन सा? रंपा। असम का पूछते तो असम का बता दो जल्दी से। असम का कौन सा हो जाता? तो असम का हो जाता हमारा अहोम। कौन सा? अहोम। और अगर मैं उत्तर प्रदेश का पूछ लेता तो उत्तर प्रदेश का कौन सा हो जाता? जनजातीय आंदोलन एका। बात क्लियर है? चलिए, किसानी जनजातीय आंदोलन तो एका। बात करते हैं कथकली मोहिनीअट्टम प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो कहाँ के हैं? कथकली मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम कथकली कहाँ के? हमारे केरल के हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए, केरल में अट्टुकल पोंगल भी होता है। ठीक है, केरल में कौन सा? अट्टुकल पोंगल और मकरविलक्कू। ठीक है, और कौन सा? मकरविलक्कू। चलिए, गरबा कहाँ का? तो गरबा तो भैया नरेंद्र मोदी जी के यहाँ का है, गुजरात का गरबा डांडिया। ठीक है, और गुजरात में कौन सा? भवई। और ध्यान रखना, भवई इंपोर्टेंट है। भवई पूछे तो गुजरात में और भावई पूछे तो राजस्थान में। बात क्लियर है? चलिए, अच्छा गुजरात में पूछ लेता मैं कौन कौन से हुए थे जनजातीय आंदोलन? तो नायक नायकदा कच्छ वागीर, नायक नायकदा कच्छ और वागीर।
बात क्लियर है। रॉफ, रॉफ कहाँ का है? तो रॉफ हमारा जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। बात क्लियर है। चलिए, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है। भरतनाट्यम का दूसरा नाम पूछे तो क्या है? सदिर। ठीक है, और कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है ये? तो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण केंद्र है। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिद्दा भांगड़ा, ये कहाँ के हैं? तो ये पंजाब के हैं। ये कहाँ के? हमारे पंजाब के हैं गिद्दा भांगड़ा। ठीक है, और पंजाब में कौन सा आंदोलन हुआ था? पंजाब का आंदोलन बता दो, जनजातीय आंदोलन। तो कूका, और कूकी पूछता तो मणिपुर। चलिए, सरोल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सरोल झारखंड का है। सरोल कहाँ का है? झारखंड का है। आपका आंसर झारखंड हो जाएगा। घूमर, घूमर राजस्थान का, घूमर हो गया, कालवेली हो गया, तेरह ताली हो गया। हाँ, घूमर से क्वेश्चन ये याद रखना आप कि जो घूमर है वो कैसा नृत्य है? तो राजशाही नृत्य है। कैसा नृत्य है? राजशाही नृत्य है। चलिए, बड़े गुलाम अली खां किस घराने के थे? तो भैया बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराने के थे। कहाँ के थे? पटियाला घराने के थे। आगे की बात करें, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से? तो देखो, पंडित भीमसेन जोशी ये ईराना नहीं है बेटा, ये ईराना नहीं है, ये क्या है? किराना। बुक में थोड़ा गलत छप गया ये, तो ये क्या हो जाएगा? किराना घराना। तो ये किराना घराने से थे। ठीक है, बात यहाँ तक की क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बेगम अख्तर, तो बेगम अख्तर किस घराने से थी? तो बेगम अख्तर हमारी लखनऊ घराने से है। बात क्लियर। पंडित जसराज किस घराने से हैं? 22 क्वेश्चन देखिए। पंडित जसराज किस घराने से हैं? तो ये मेवाती घराने से हैं। किस घराने से बेटा? मेवाती। ध्यान रखना, घराने मैंने आपको भेज दिए हैं और घराने बेहद इंपॉर्टेंट हैं। बात क्लियर है। तो पंडित जसराज कौन से घराने से हो जाएंगे? मेवाती घराने से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23वां। सियाराम तिवारी का संबंध किस गायन शैली से है? तो भैया ये ध्रुपद। कौन सा? ध्रुपद गायन शैली से है। मैंने ये भी आपको भेज दिए हैं गायन शैली वगैरह, तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखिए। 24 क्वेश्चन देखिए। तो 24 क्वेश्चन हमारा, मुश्ताक हुसैन खान किस गायन शैली के कलाकार हैं? ठीक है, तो मुश्ताक अली खान कौन सी गायन कला शैली के गाने? तो ये ख्याल गाते हैं। कौन सा? ख्याल। बच्चों के जन्म पर, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब उसके जन्म उत्सव पर ख्याल गाया जाता है। चलिए, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका 25 देखिए। गिरजा देवी, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली महिला गिरजा देवी बेगम अख्तर शुभा मुदगल किस गायन शैली की कलाकार है? तो ये कौन सी? ये ठुमरी की है। किसकी है? तो ठुमरी। चलिए आगे क्वेश्चन 26। मार्तंड मंदिर जम्मू कश्मीर तथा कामाख्या असम किस शैली में बने हुए हैं? तो भैया ये कौन सी शैली में बने हुए हैं? ये आपके नागर शैली के हैं या द्रविड़ शैली के हैं? बताइए कौन सी शैली के हैं? तो नागर शैली के हैं। ठीक है, कौन सी शैली के हैं? तो नागर शैली के। बात यहाँ तक की क्लियर है। 26 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, और हमें करने हैं कम से कम कितने? तो कितने का टारगेट हमारा? 200 क्वेश्चन का टारगेट है। चलिए जल्दी से आ जाइए, 27 क्वेश्चन पे आ जाइए। और 27 क्वेश्चन बेहद सिंपल सा है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर पूछे तो कहाँ पे हमारा? भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा पूछे या काला शिवालय पूछे, ठीक है, ब्लैक पैगोडा पूछे या काला शिवालय पूछे या कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसी को बोलते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सूर्य मंदिर। बनवाया किसने था? चलो ये वाला क्वेश्चन आप बता दो, बनवाया किसने था? तो बनवाया किसने था? नरसिंह वर्मन। ठीक है, तो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। और अगर ये पूछता है कौन से वंश के राजा थे, तो गंग वंश के राजा थे। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 28 क्वेश्चन, 28 नहीं 29, 28 तो हो गया ना? हाँ 28 हो गया। 29 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मोटेरा का मंदिर किस राज्य में है? मोटेरा, तो मोटेरा का मंदिर कौन से राज्य में हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, मोटेरा का मंदिर कौन सा हो जाएगा? गुजरात। अरे मोटेरा तुम्हारा वो भी तो था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो बन गया उसका नाम हो गया है। हाँ, तो मोटेरा से याद रखना। द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, तो द्वारकाधीश भी तुम्हारा कहाँ पे? हमारा गुजरात में ही भैया। द्वारकाधीश भी कहाँ है? गुजरात में है। चलिए बृहदेश्वर का, बृहदेश्वर तथा मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर तथा मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? तो बृहदेश्वर तथा मीनाक्षी मंदिर किस शैली में? तो द्रविड़ शैली का उदाहरण है ये। कौन सा? द्रविड़। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ में, उत्तर भारत के नागर में। ठीक है, चलिए और बेशर वाली कौन सी होती है? जो दोनों का मिक्सचर होती है। मीनाक्षी मंदिर, तो भैया ये तो क्वेश्चन बेहद सिंपल सा है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबरीमला मंदिर। तो सबरीमला मंदिर 2019 का वाद है। सबरीमला यहाँ पे लड़कियों को जाना वर्जित था। कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? तो केरल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर रहे हैं, विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी। हम्पी हो जाएगा। भेज दिए हैं मैंने सारे के सारे, ये आप इनको देखें और पढ़ें, ठीक है। तो विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ का हो जाएगा? हम्पी का हो गया। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, ये आज ही भेजा है, ये मैंने आज ही आपको भेजा है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय ललित अकादमी बात करें तो आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली, ठीक है। और भारत खंडीय अकादमी पूछते, भारत खंडीय संगीत अकादमी तो वो लखनऊ में है, ध्यान रखना। बात क्लियर? चलिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र स्थित है। 36 क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पे है? तो ये भी आपका कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी, क्वेश्चन 37 देखो, संगीत नाटक अकादमी ये भी कहाँ पे तुम्हारा? नई दिल्ली में। तो कला अकादमी पूछे या संगीत नाटक अकादमी पूछे, ये भी कहाँ पे तुम्हारा? नई दिल्ली में है। बात क्लियर है यहाँ तक की? अरे यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 38 क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए, तो 38 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान स्थित है। तो भाई साहब, रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान कहाँ पे स्थित है हमारा? तो कोलकाता में है, ठीक है। और कोलकाता में और क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। और कोलकाता में क्या है? कोलकाता में और क्या बताया था? साल्ट लेक स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, ये सब कहाँ पे हमारे? कोलकाता में है, ठीक है। चलिए, और एक तुम्हारा एक तो ये सिरेमिक संस्थान खुर्जा में भी है और कलकत्ता में भी सिरेमिक संस्थान है, ठीक है, कांच वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 38 हो गया है। अब क्वेश्चन आ गया 39। चलिए, तो 39 क्वेश्चन क्या है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आता जाता क्वेश्चन रहता है। 2.4% है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, कितना? 17.5। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ध्यान रखना। चलिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में राष्ट्रों की जनसंख्या के क्रम में किस नंबर पर आती है? भाई साहब, बेहतरीन क्वेश्चन, हम जनसंख्या के मामले में भी आगे निकलते जा रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में राष्ट्रों की जनसंख्या के क्रम में किस नंबर पर आती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5वें नंबर पर आती है। इंडोनेशिया के बाद हम ही हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कौन से नंबर पर आती है? 5वें नंबर पर आते हैं हम, ठीक। चलिए, देखो, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला अभी आया था, कौन हो जाएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या? तो भैया हमारी ही है, यानी कि उत्तर प्रदेश की है। 43वां क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, अब यूपी तो इसमें दे नहीं रखा है, और वैसे भी सबसे जनसंख्या घनत्व है किसका? तो तुम्हारा बिहार का है, ठीक है, बिहार हमसे भी बढ़िया है, ठीक है भाई। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य में? तो देखो, सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है आपका, सबसे ज्यादा पूछे, सबसे ज्यादा हो जाएगा केरल, ठीक है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? तो केरल में है, ठीक है। चलिए, केरल से क्या क्या फैक्ट बनते हैं हमारे? केरल से फैक्ट बता दीजिए जल्दी से। सबसे साक्षर राज्य तुम्हारा केरल ही है, ठीक है, सबसे साक्षर। और वर्ल्ड एटलस, पहला वर्ल्ड एटलस जो जारी किया वो भी आपके केरल ने ही जारी किया, ठीक है। तो 44 क्वेश्चन हो गया। 45 पे आ जाना। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो हरियाणा, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा इसका? सबसे कम लिंगानुपात, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता इसमें मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी साक्षरता सबसे कम है? तो भैया सबसे कम कौन है? आपके बिहारी बाबू। कौन है? बिहारी बाबू सबसे कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वहां पे सबसे कम साक्षरता है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि की बात करें तो ये हमारा मेघालय, जहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ 3 घाटियाँ और 3 जनजातियाँ हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो में
देखने में परेशानी हो तो आप अपनी पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लिया करें, वीडियो साफ नजर आएगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी इतने संसाधन नहीं है हमारे पास कि हम डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकें। ठीक है, आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो भारत की जो शहरी जनसंख्या है वो 31 पॉइंट समथिंग यानी कि 31.1% हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? ठीक है, का प्रतिशत किस राज्य में है? तो सर्वाधिक किस राज्य में भैया आपका? तो सर्वाधिक पंजाब में है। ठीक है, सर्वाधिक पूछे तो किसका है? पंजाब में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्न में से किस अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? पंजाब। इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए 51वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में कोई अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? कोई अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ जी बताइए। तो पंजाब और हरियाणा, और ऊपर भी क्या था? ठीक है भाई, सही है, कंफर्म हो गया, पंजाब ही आंसर। ठीक है, तो ये पंजाब और हरियाणा दोनों में मिलती है, और दोनों ही पंजाब हरियाणा एक ही उसमें है आपके, मतलब हरियाणा का पूछे चंडीगढ़ और पंजाब का पूछे तो चंडीगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 52 पे। तो विश्व का सर्वाधिक नागरिकता वाला देश पूछे तो सबसे ज्यादा नागरिकता देश वाला पूछता है हमारा, तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। बात क्लियर है? चलिए, विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुई थी? तो वैसे ये तो सबका हर कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबकी जुबान पर ये क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आता है विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुई थी, तो ये हमारे इंग्लैंड में हुई थी। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना कब हुई? तो सबको पता है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कब हुई थी? 72 में हुई थी, और फिर उसके बाद नियमित जो जनगणना स्टार्ट हो गई थी वो लॉर्ड रिपन के काल में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, 81 में। हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की गणना को लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कब से? लोग क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन अभी क्या हुआ था, अभी इसका आंसर अभी बताया था। 55 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो 55 का 81 बताया था, 82 लगा दिया, गलत कर दिया, 81 बताया था और 82 पे टिक लगा दिया। 72 में लॉर्ड मेयो और 81 में लॉर्ड रिपन। अभी यहाँ पे 81 बताया था और टिक गलत लग गया था, तो 81 कर लेना। ठीक है, चलिए 56 क्वेश्चन देखिए, वर्ष के बाद भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो 1921 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कौन सा? 1921 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, 1921 इसका आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देखिए, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी? तो 121 करोड़। बात क्लियर? वहां का आंकड़ा पूछ रहा है तो हम वहीं के आंकड़े की बात करेंगे। लगभग इतनी थी। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली हमारे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा निवास करती है जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन है 59। तो 59 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। तो भैया भारत का लिंगानुपात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 पर 1000। ठीक है, 1000 के ऊपर 943। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 240 मतलब 240 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो कितने प्रतिशत है? 7.33% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का क्रम किस स्थान पर है? तो ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था, लेकिन वहां पे क्या पूछा था? वहां पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि देशों में, ठीक है, तो देशों में हम इंडोनेशिया की बात आ रहे थे, और यहाँ पे पूछे तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा चौथा है। क्षेत्रफल की दृष्टि उत्तर प्रदेश का क्रम स्थान कौन सा है? चौथा है। ठीक है, कितने राज्यों में की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है?
कितने राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? भाई साहब बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप बता दीजिए। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। बात क्लियर? तो 8 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। 63वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 63वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला उत्तर प्रदेश का जिला। तो भैया ये क्वेश्चन तो यानी कितनी बार रिपीट हो चुका है, कितनी बार क्वेश्चनों में आ चुका है एग्जाम में। सोनभद्र। सोनभद्र में कौन सी एक कृत्रिम झील है? कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर। कहाँ पे है? यहीं पे है। और अलवरा और ओबरा, अनवरा और ओबरा ये यहाँ की मतलब ताप विद्युत परियोजना है। ठीक है, चलिए विद्युत संयंत्र यहीं पे है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती? बताइए भाई साहब, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती? अरे सॉरी लगती है, पूछिए। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। आया वो क्वेश्चन है आपका। ठीक है। गेहूं, दूध, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो भाई साहब इसको तो आंख बंद करके कर देना। गेहूं, दूध, गन्ना पहला। ठीक है, कौन सा स्थान है आपका? पहला स्थान है। तो 65 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सबसे ज्यादा गोरखपुर में होती है, सबसे कम पूछे तो मथुरा में होती है। और एक और चीज, गोरखपुर का स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन था, लेकिन अब कौन सा हो गया? सिद्धरमैया, कर्नाटक। ठीक है, सिद्धरमैया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? लो, ये भी क्वेश्चन आ गया, अभी भी बताया था मैंने, मथुरा। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बताइए भाई साहब। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा तो हिंदी और उर्दू दोनों। हाँ जी, हिंदी और उर्दू दोनों हैं, ध्यान रखना। हिंदी को मत लगा देना, हिंदी और उर्दू दोनों राजकीय भाषा हैं हमारी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1956 में किस तिथि को हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए भाई साहब, अगर आपको ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता, क्योंकि अपने जहाँ पर रह रहे हैं उस चीज़ के बारे में नॉलेज रखना। और वैसे यूपी का एग्जाम है तो 1 नवंबर 1956 में, ठीक है, 1 नवंबर 1956 हमारा क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो 1 नवंबर को इसलिए हम यूपी का स्थापना दिवस मनाते हैं। बात यहाँ तक की क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट 70 क्वेश्चनों पे हम आ चुके हैं। तो 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछ रहा है। बताइए भाई साहब, क्या हो जाएगा? बारहसिंगा, शेर, बाघ या हिरण? अगर इसको भी आप मुझी से पूछें तो बड़ी गलत बात होगी। तो बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी? तो राष्ट्रीय पक्षी कौन? सारस। सारस। दूसरा नाम क्रोच। ठीक है, दूसरा नाम पूछे तो क्रोच, या तो यस क्रेन। क्रेन, क्रोच या सारस, कोई भी आ जाए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? यही हो जाएगा। ठीक है, 72 क्वेश्चन देखिए जल्दी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें? तो भैया आंसर मार दो 80। ठीक है, दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? अब ये राज्यसभा वगैरह ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार उठ रहे हैं। 31 सीटें हैं हमारी। कितनी हैं? तो 31। तो लोकसभा में पूछता है तो कितनी? 80। और राज्यसभा में अगर सीटों की संख्या पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 404। कितनी? 404 सीटें हैं हमारी। 75 क्वेश्चन देखिए स्पीड से। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ये तो सब बनाते हैं। कौन नहीं बनाता है? तो महाराष्ट्र नहीं बनाता है। बात क्लियर? चलिए 76 क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। तो 76 क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1986 में इसको पारित किया गया था। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक देखो, जैविक होते हैं जिनमें क्या होती है, जो जैविक वाले होते हैं वो जान वाले होते हैं। ठीक है, अजैविक वाले कौन से होते हैं? जिनमें जान नहीं होती है, उनको हम अजैविक घटक कहते हैं। ठीक है, जिनमें जान नहीं होती है वो अजैविक घटक कहलाते हैं, और जिनमें जान होती है वो जैविक घटक कहलाते हैं। बात क्लियर है? तो भाई साहब, उपभोक्ता यानी कि हम लोग, समझ में आ गया? उपभोक्ता यानी कि हम लोग, तो हम में ही जान है। बाद बाकी प्रकाश में जान नहीं होती है, जल में जान नहीं होती है, और ऑक्सीजन में जान नहीं होती है। तो जान किस में? हम में है। तो हम कौन है? हम जैविक घटक है, अजैविक घटक नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन
प्रथम वर्ग उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। प्रथम वर्ग उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। तो भैया गाय शाकाहारी है, बकरी शाकाहारी है, खरगोश शाकाहारी है। मांसाहारी कौन है? भेड़िया। तो भैया भेड़िया नहीं आएगा क्योंकि ये मांसाहारी है। ये प्रथम वर्ग का कहाँ पर है? बात क्लियर? चलिए 79 क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 79 और 80 को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें द्वितीय श्रेणी का कहा जाता है। ये देखो भेड़िया था ना, द्वितीय श्रेणी का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। किस श्रेणी के उपभोक्ता अपने भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं? अभी तो वो ही था ये। अच्छा, किस श्रेणी के उपभोक्ता अपने भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर? तो द्वितीय के पर कौन होगा? द्वितीय के बाद कौन आएगा भैया? तीसरा आएगा। ठीक है, द्वितीय के बाद कौन आएगा? तो तृतीयक आएगा। जब दूसरे की बात उसने बोल दी कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर, तो दूसरे के ऊपर कौन होगा? तीसरा वाला होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो लो भैया, आपका इकोसिस्टम मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन इकोसिस्टम से आना ही आना है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आ भी चुका है। चलिए, तो क्या कह रहा है? इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले प्रयोग एजी ट्रांसलेट ने किया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। हो सकता है इस बार स्टेप्स इसको ये आ जाए कि इकोसिस्टम किसने दिया था? एजी ट्रांसलेट ने दिया था। ठीक है, और इकोलॉजी पूछे तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। बात क्लियर है? तो कब दिया था, कब किया था? तो ये किया था 1935। आंसर क्या हो जाएगा? 1935 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वर्ष 2018 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो भैया ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक, सबसे ज्यादा काम तमाम कौन कर रहा है आज की डेट में? चीन ही कर रहा है, तो चीन हो जाएगा। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है, तो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस। तो ये पाई जाने वाली सबसे ज्यादा पूछ रहा होगा। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी है? नाइट्रोजन की बात करो, सबसे ज्यादा। तो ज्यादा तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली तो नाइट्रोजन 78% समथिंग होती है। ठीक है, चलिए वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, तो भाई साहब ये बताइए, जब हम ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुमंडल के घनत्व में क्या होगा? तो घनत्व घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घनत्व घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से है? तो 71%। ये तो बच्चों को भी पता है। ठीक है, कितना? और बाहरी जल का फॉर्मूला और बता दो, D2O मंदक के रूप में कार्य होता है। ठीक है, अत्यधिक लवणता के कारण मृदा हो जाती है। तो भाई साहब बताऊं, अत्यधिक लवणता मतलब ज्यादा ही उसमें लवणनेस होगी, ज्यादा ही लवणता होगी तो क्या हो जाएगी? क्षारी हो जाएगी। लवणता होने पर हम क्या हो जाती है? क्षारी हो जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं, बेहद इम्पोर्टेंट है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इम्पोर्टेंट नहीं, बेहद इम्पोर्टेंट है। कौन सा? तो नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम का। डेसिबल से किसकी तीव्रता नापी जाती है? तो भाई साहब ये तो आपको क्वेश्चन ध्वनि, अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्वनि का हम किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्वेश्चन है हमारा। एक मनुष्य किस परास की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है? तो भाई साहब मनुष्य के लिए सबसे अच्छी परास कौन सी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज। इससे कम होगी तो मतलब जो होती है, एक श्रव्य होती हैं, एक पराश्रव्य होती हैं और एक होती हैं अपश्रव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 90। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना कब हुई? ध्यान रखना, नीरी हो गया, फिक्की हो गया, सिडबी हो गया, ठीक, से भी हो गया, इन सबको देख के जाना है। इन सबको विशेष देख कर जाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1958 इसका आंसर हो जाएगा। 1958 इसका आंसर होगा। तो नीरी की स्थापना कब हुई? 1958। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 91 क्वेश्चन। तो 91 क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया और पढ़िए 91। मार्स गैस के नाम? तो मीथेन। मार्स गैस कैसे कहते हैं? मैथेन को कहते हैं। ठीक है, चलिए और मैथेन का उत्सर्जन जब गाय भैंस से जुगाली करती है ना, तो उनके मुंह से जो झाग वाग से बने रहते हैं, तो वहाँ पे कब वो पूछ लेता है कभी कभी उसमें कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? तो मैथेन गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, धान के खेतों में नालियों से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तब भी मैथेन ही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ 92 क्वेश्चन देखिए स्पीड से।
अपना वन अपना धन योजना, अपना वन अपना धन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की? तो हिमाचल द्वारा शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? वनारोपण की प्रक्रिया में बढ़ावा करना, मतलब वनों को लगाना। तो हिमाचल प्रदेश का था। हिमाचल प्रदेश पहली ड्रोन नीति अपनाने वाला राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नाटी, छपेली, ये सब हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं, ठीक है। और अगर पूछता है यहाँ पे दर्रे पूछे तो शिवकिला है, रोहतांग दर्रा है, शिवकिला है और बारालाचाला है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लें। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन देखिए, वे सभी जीव जंतु जो स्वपोषित प्राथमिक उत्पादन अर्थात पौधों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके उपभोक्ता। वो कौन होते हैं? वे सभी जंतु जो स्वपोषित प्राथमिक उत्पादन अर्थात पौधों द्वारा अपना भोजन, जैसे भी आए थे कौन से? गाय, बकरी, ठीक, ये सब कौन थे? ये हमारे उपभोक्ता थे। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए 94 क्वेश्चन देख लीजिए स्पीड से। तो वे सभी सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों व जंतुओं को पर्यावरण से साफ करते हैं कहलाते हैं। तो पर्यावरण से मृत पौधों व जंतुओं को साफ करते हैं, क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? अपघटक। ये क्या कर देते हैं? डिजॉल्व कर देती हैं, ठीक है, अपघटक कहलाते हैं। इंपोर्टेंट रहता है क्वेश्चन। जैविक घटक नहीं है, तो अभी मैंने बताया था जैविक घटक यानी कि जिसमें जान होती है वो जैविक घटक है, जिसमें जान नहीं है वो जैविक घटक नहीं है। तो पादप में जान होती है, हाँ भैया जान होती है। मानव में जान होती है, हाँ भैया होती है। पशु में जान होती है, बिल्कुल होती है। तो भैया कौन रह गया? जल। जल में जान नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से अजैविक घटक, आराम से हो जाएगा। अजैविक घटक तो पादप, सेब, लिली, ये तो जैविक हो गए। कौन सा हो गया? तापमान हो गया। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना जैव अजैविक घटक में डिफरेंस क्या होता है। हाँ जी, चलिए ठीक। मिट्टियों में रहने वाले जीवों को एडेफन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडेफन। तो पहली चीज तो यही क्वेश्चन है आपका कि मिट्टियों में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो एडेफन कहते हैं। इनका आकार होता है तो भैया 20 सेंटीमीटर तक के होते हैं। कितने सेंटीमीटर तक के होते हैं? तो 20 सेंटीमीटर तक के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 98, जल्दी से देखो। इकोलॉजी सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकल, अभी भी तो आया था ये, अभी अच्छा वो एजी टांसले आया था, वो एजी टांसले आया था। अब क्या? अर्नेस्ट हेकल, ये मैंने बताया ना, वो इको सिस्टम था, इकोलॉजी है, ठीक है। तो 98 क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका ए। 98 क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1869 में दिया था इन्होंने, ठीक है। 1869 में दिया था। वो तुम्हारे जो आए थे वो एजी टांसले थे जिन्होंने 1935 में दिया था, ठीक है। वो इको सिस्टम शब्द दिया था 1935 में। अभी भी क्वेश्चन कहीं मैंने कराया था, पीछे आया था, याद रखो। चलिए 99 क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई समय एवं प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पादप तथा जीवों का भार कहलाता है। तो हम इसको कहते हैं बायोमास। इसको क्या कहते हैं? हम बायोमास कहते हैं। और बायोमास कहाँ? ये रहा। चलिए 100, चलो सेंचुरी लगने वाली है भैया हमारी। जय श्री राम की जय बोलते हैं फिर। चलिए, जो जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो भैया वो परजीवी होते हैं। कौन होते हैं? परजीवी। जैसे अमरवेल वगैरह, अमरवेल वगैरह तो सबने देखी, गांव में होती है अमरवेल, किसी दूसरे पेड़ पे डाल दी जाती है तो वो उसका पूरा खाना खा जाती है और उसको खत्म कर देती है, ठीक है। तो हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट 100 और कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे 200 की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी पहले मैं इस 100 के बाद थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी आवाज़ में कमी आ रही है, ठीक है। चलिए